नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब उमेश पाल की 13 शूटर्स ने घेर करके सरेआम हत्या कर दी थी प्रयागराज में, उसके अगले दिन सदन में अखिलेश यादव छाती पीट रहे थे। कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा करके योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को घेरने की चेष्टा कर रहे थे। और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने तब क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वो क्रम शुरू हो चुका है। एनकाउंटर हुए हैं, अब तक 4 बदमाश मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ अभी दौड़ रहे हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी लगी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की, जिसकी प्रशंसा न केवल अब भारत के दूसरे राज्यों में भी हो रही है, वो इस मॉडल को अपनाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब तो विदेशों में भी इस मॉडल की प्रशंसा हो रही है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुमित पीर साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, नमस्ते। नमस्कार चौधरी साहब, आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। ये जानना चाहते हैं आपसे कि आतंकवादी का तो कोई मजहब नहीं होता, माफियाओं, सरगनाओं, हत्यारों का मजहब कैसे होता है? देखिए चौधरी साहब, अगर हम इसकी जड़ में जाए और इसका विश्लेषण करें, मेरा पर्सनल मानना ये है, जो मैं कई बार नेशनल टीवी पे और काफ़ी सारे चैनलों पे बोल चुका हूँ, आतंकवादी और ऑर्गेनाइज माफिया के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए। और आतंकवादी, टेररिस्ट और ड्रेडेड क्रिमिनल का कोई ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल का मतलब मेरा प्रिटी क्रिमिनल से मतलब नहीं जो जेब खतरा है, जो कोई घटना हो जाए छोटा मोटा, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्रिमिनल है। और अगर आप देखें, अभी माननीय अमित शाह जी का एक वक्तव्य भी आया था, उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले, बोला कि मोदी जी का ये विजन है कि भारत से ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना है। और भारत को एक चीज से बड़ा सचेत रहना पड़ेगा साहब। देखिए, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, चीजें हो रही है, अभी महादेव की कृपा ऐसी है, वी आर नॉट काउंटेड एज अ माफिया कंट्री। अगर आप दुनिया में देखें, 10 से 15 ऐसे मुल्क हैं विच आर काउंटेड एज माफिया कंट्रीज, जिसमें से जापान का भी नाम आता है। जापान में यकूजा काफी सशक्त हो गया है, जिसमें इटली का भी नाम आता है, तो जिसमें मैक्सिको का नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीजों का मैं नाम लूँ। वहाँ ऑर्गेनाइज माफिया इतने बढ़ गए हैं कि उसको माफिया कंट्री का दर्जा मिला है। और माफिया कंट्री का मतलब है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई, आपके यहाँ प्रशासन और जो शासन है उसका तंत्र बिगड़ चुका है, आपके यहाँ चीजें एक समय से आगे, एक सीमा से आगे और एक समय के आगे नहीं चल सकती। इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी और आपके फ्यूचर पे ग्रहण लगना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे यूपी में ये चीज क्रियान्वित हो रही थी। अब अतीक अहमद की बात करें, 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी, किसने दिया टिकट? एक बार तो अतीक अहमद ने मुरली मनोहर जोशी जी को हराया था। प्रयागराज की बात करूं, पहले इलाहाबाद कहते थे। और 150 एफआईआर, कहीं हत्या के मुकदमे, कहीं अपहरण, कहीं एक्सटॉर्शन के मुकदमे। पर ये जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, माफिया ऑर्गेनाइज क्राइम बिना राजनीतिक संरक्षण से नहीं मिलता। अब होता क्या है, जैसे ये राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो 4 चीजें आ जाती है साहब। पहला, मसल, मनी, पॉलिटिकल पैट्रनेज और लीगल हेल्प। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है, और ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन एक नेता के पास भी नहीं है। नेता के पास मसल पावर नहीं है, नेता के पास ये मतलब ये हो सकता है मनी हो, पॉलिटिकल पैट्रनेज हो, पर उसके पास मसल पावर नहीं आता, उसके पास लीगल पावर नहीं आता। तो ये हमारे शासन को, हमारे सिस्टम को तोड़ मरोड़ के अपना फायदा बनाते हैं। एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नेताओं को भी इनके सामने झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा, अतीक अहमद की फोटो आई थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ आई थी। उनके संबंध बीएसपी में भी थे, ये आपने सब देखा होगा। ये कोई हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, जग जाहिर सी बात है। अब ये जो चारों चीजें आपके पास आ जाती, तो आपको लगता है यार, हम ही खुदा, हम ही सरकार, हम ही भगवान, हम जो मर्जी करें। अब जो उस दिन 13 शूटर बेच के हत्याकांड कराया गया, ये तो एक हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल का हत्याकांड था। मुझे बताइए, घात लगा के हमला करना है, एम्बुश करना है, ये तो आतंकवादियों का काम है। ऐसी घटनाएं शायद आपने आतंकवादियों को भी नहीं करते हुए देखी होगी। शायद 13 आतंकवादियों ने मिलकर किसी पर हमला किया हो, या आपने देखा नहीं होगा।
इसमें उमेश पाल जी, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, उमेश पाल जी की हत्या होती है और साथ में जो हमारे 2 भाई हैं यूपी पुलिस के गनर, उनकी हत्या होती है। खुलेआम होती है, दिन दहाड़े होती है। भाई तुमने मेरे पिताजी के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कैसे की? सर अगर ऐसे कानून व्यवस्था चली, कल तो किसी के खिलाफ गवाही नहीं देगा, गवाही नहीं देगा तो पुलिस तंत्र बिगड़ जाएगा, गवाही नहीं देगा तो जो हमारी न्यायपालिका है वो बिगड़ जाएगी। न्याय का जो ताना बाना है पूरा हिल जाएगा। अगर न्याय और पुलिस तंत्र हिल गया फिर तो तानाशाही हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा देश में। अब यहाँ मैं प्रशंसा करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। देखिए योगी जी आप जानते हैं इज अ मैन ऑफ एक्शन, करके दिखाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं उनका। और अभी तो उन्होंने पहली बार चौधरी साहब गोरखनाथ मठ में माँ काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी योगी जी ने, काल प्रण लिया है योगी जी ने, क्योंकि ट्रेडिशनली गोरखनाथ मठ में महाकाली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना नहीं हुई थी, योगी जी ने की। और आप जानते हैं काली माता का आह्वान कब किया जाता, माँ काली का आह्वान तब किया जाता जब बहुत बड़ा युद्ध या बहुत बड़े आप आतताइयों से भिड़ने जा रहे हैं। और अगर हम योगी जी पे स्वयं महाकाली का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है, उन्हें कौन रोक सकता है? और ये जो उन्होंने बोला कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, देखिए रेप, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, ये सब तो था ही था। अतीक की चीज में एक सनसनीखेज खुलासा ये हुआ चौधरी साहब, वो तो खुद कह रहा मेरे लश्कर तोयबा और आईएसआई से संबंध है। लश्कर तैयबा और आईएसआई मतलब पाकिस्तान, हथियारों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी, ड्रग की कोई कमी नहीं है। तो मुझे बताइए अतीक अहमद तो माफिया से ऊपर हो गया ना, ये तो आतंकवाद हो गया। भाई आतंकवादी कोई एमएलए एमपी तो बनता नहीं, आतंकवादी कोई कॉर्पोरेटर तो बनता नहीं, आतंकवादी को किसी पुलिस की प्रोटेक्शन तो देती नहीं। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल आकलन से ये इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है। मैं इसको आतंकवाद से भी बड़ी समस्या मानता हूँ, क्योंकि आतंकवादी के हाथ में बंदूक है, जिस दिन सिक्योरिटी फोर्सों के सामने आ जाता उस दिन उसका हिसाब किताब हो जाता है। यहाँ विडंबना ये देखिए, यहाँ पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे अतीक को, या पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई अतीक को। तो ये जो चीज है चौधरी साहब, ये बहुत खतरनाक है कंट्री के लिए। और इससे पहले कि ये एक माफिया कंट्री कहलाई जाए, माफिया राज कहलाया जाए, चीजें हाथ से बाहर निकल जाए, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका बेड़ा उठाया, मोदी जी का विजन है। और अब ये मुझे लगता है कि, और देखिए आप अमित शाह जी के बारे में एक विशेषता तो है, बातें कम करते काम ज्यादा करते हैं। अगर अमित भाई ने कुछ ऐसा कह दिया तो ये मान लिया इसका अब जो सिस्टम है वो तय है। अगर आपको ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ना, सबसे पहले इनकी फंडिंग और इनका नेटवर्क तोड़ना है। जो योगी जी की एक्शन हुई ऑर्गेनाइज क्राइम को ना, इनके मकान तोड़े गए। कल आपने देखा शूटर गुलाम, अब शूटर गुलाम की माता जी तो खुद कहती जो हुआ अच्छा हुआ, हम इसकी लाश भी नहीं लेंगे, ये उसकी खुद माता जी कहती है। अब उनका घर टूटा तो उन्हें तकलीफ तो होगी, उनके आमदनी निकल गई, पूरा परिवार सड़क पे आ गया, इसके फाइनेंसर पकड़े गए, फाइनेंसरों का घर टूटा। यहाँ अमृतपाल में एक सिमिलैरिटी देखिए, अमृतपाल का फाइनेंसर जो गुड़गांव से पकड़ा गया चौधरी साहब, उसकी फोटो किसके साथ मिलती है? साध बाजवा के साथ। साध बाजवा कौन है? जनरल बाजवा का बेटा। पैसे कहाँ से आए? दुबई से आए। दुबई में कंपनी किसकी? साध बाजवा की है। ये सब ओपन मीडिया की बात है, इसका खुलासा ओपन मीडिया में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों का हाथ, विदेशी शक्तियों को हमें डिस्टेबलाइज करने का हाथ, और एक एक कोशिश की जा रही थी भारत में चौधरी साहब, माफिया, आतंकवादी और कुछ पॉलिटिशियनों का एक कॉकटेल बनाया जाए। और इस, क्योंकि अगर आप इन सबको कंबाइन करें, एक बहुत पावरफुल शक्ति बनती है, एक बहुत पावरफुल ताकत बनती है, और उसको हराना या उसको गिराना थोड़ा असंभव हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी पीछे 72 जगहों पे रेड हुई थी, जिन 72 जगहों पे रेड हुई थी, अब एनआईए का ऑफिस हर जगह खुल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। अभी मेरे ये भी सुनने में आया, और मेरे ये काफ़ी टाइम से डिमांड है, एनआईए, सीबी और ईडी को अरेस्ट करने की पावर दे आप। अभी आपने देखा 27,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 81,000 डेटोनेटर पकड़े गए वेस्ट बंगाल में। और अगर आप उसका आरडीएक्स से कंपैरिजन करें, जितना पुलवामा में आरडीएक्स यूज किया गया उससे 100 गुना इसकी मारक शक्ति है। तो इतना इतना अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से? इतने डेटोनेटर आए कहाँ से? ये दिए किसने? अब जब मैंने इसका आंकलन किया चौधरी साहब, ये डेटोनेटर और ये जो इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट इंडिया से तो नहीं आ सकता, ये आया है चाइना से। ये चाइना से इंडिया में स्मगल किया गया। तो आ गया ना विदेशी शक्तियों का हाथ। यहाँ लश्कर तोयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई की बात करें, यहाँ चाइना से अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। खुद सोचिए चौधरी साहब, 81,000 डेटोनेटर क्या तबाही मचाते हैं कंट्री में, क्या तबाही मचाते हैं। और जब तक हम इन
ऑर्गेनाइज माफिया को और ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, इनको आतंकवादी की श्रेणी में नहीं डालते। तो अतीक को माफिया या ये कोई क्रिमिनल नहीं कहना चाहिए, अतीक तो आतंकवादी की श्रेणी में आता है। इन लोगों को आतंकवादी की श्रेणी में नहीं डाला जाए और जो आतंकवादियों के साथ सलूक इस देश में होता है वैसे इनको टैकल न किया जाए, बात नहीं बनेगी। मैं तो बधाई दूंगा एनआईए को कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी अमोनियम नाइट्रेट की खेप पकड़ी है। ईश्वर न करे सर, तबाही बच सकती थी इतने सारे अमोनियम नाइट्रेट से। 81,000 डेटोनेटर, तो आपका मतलब था हजारों छोटे मोटे बॉम्ब बनाने की। तो ये सारी चीजें जो देखी जाए, और इसमें मजहब तो की तो बात ही नहीं। अभी अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ और आज कल की बात है, एक सुबह कोई राणा नाम का बदमाश था, कोई राणा, उसका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। अब यूपी पुलिस ने 183 एनकाउंटर किए हैं जो एडीजी साहब ने बताए, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर चीज है। भाई मजहब और आतंकवादी का रिलीजन तो नहीं होता। या तो ये कि भाई कि आप बोलो कि भाई हम या तो सीधी सीधी बात की जाए कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझ पे कोई रूल नहीं लगता, मुझ पे कोई सिस्टम नहीं लगता, ऐसे ये संभव नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी, पर ये भी सच है 99.9% आतंकवादी तो मुसलमान है, पर इसका मतलब नहीं हर मुसलमान आतंकवादी। तो इसको रिलीजन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसको लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देखना चाहिए। अगर हमारी कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी की डोर हमारे हाथ से निकल गई तो समझिए आपको और हमारा फ्यूचर उस दिन सीमित हो जाता है, डेवलपमेंट वर्जित हो जाती है, चेंज वर्जित हो जाती है। अभी इन दो चीजों को टैकल करना बहुत जरूरी है, और इसका मॉडल दिखाई योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि योगी जी का सीधा सा मानना है कॉस्ट और इम्प्लीकेशन। देखिए, अगर उनके घर तक इम्प्लीकेशन नहीं जाएगी, अगर उनको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, अगर उनको तकलीफ नहीं होगी, वो रुकेंगे क्यों? वो क्यों रुकेंगे? जब घर रहता है, जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती है, जब आप बस जलाते हो तो आप मकान बेच के उसके पैसे भरते हो, तो अगली बार नहीं जलाओगे। और अगर इसमें पैसा और विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं है सर, तो एक बात बताइए, ये जो कश्मीर में जब से हुर्रियत बंद हुई है, पत्थरबाजी बंद कैसे हो गई? अगर लोग जज्बाती होकर पत्थर फेंकते तो पत्थरों की कमी तो अब भी नहीं है साहब वहां पे। पत्थरबाजी कैसे बंद हो गई? 500 रुपए मिलने बंद हो गए, 500 रुपए मिलने बंद हो गए। अतीक के घर में और दफ्तर में असला मिलता है, विदेशी असला मिलता है, कैश मिलता है। अतीक के बेटे के हाथ में विदेशी पिस्टल पाई जाती है, गुलाम के हाथ में ब्रिटिश रिवॉल्वर पाई जाती है। ये आई कहाँ से? यहाँ तो आपको लाइसेंस मिलता नहीं विदेशी हथियारों को, विदेशी हथियार तो आप लाइसेंस पे भी नहीं रख सकते। तो ये चीजें आई कहाँ से? तो इसमें चौधरी साहब कहीं ना कहीं ये दर्शाता विदेशी शक्तियों का हाथ, विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाथ, और इनको एज माध्यम यूज किया जा रहा है भारत में अराजकता फैलाने के लिए, भारत के बढ़ते कदम रोकने के लिए, भारत में डेवलपमेंट रोकने के लिए, भारत में जो हमारा समाज है उसे तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और ये नेक्सस है। और आज अखिलेश यादव जी जवाब देंगे कि उन्होंने इनको टिकट क्यों दिया था। और असद का इन्वॉल्वमेंट तो सीधा सीधा सीसीटीवी में दिखता है। और एक बात बताइए, यहाँ असद का एनकाउंटर हुआ तो हल्ला मच गया, तमाशा हो गया। ये जो हमारे यूपी पुलिस के 2 भाई मारे गए, क्यों? वो बेचारे यूपी पुलिस के सिपाही, वो ड्यूटी पहन के थे, वो खाकी वर्दी पहन के थे, वो देश का काम कर रहे थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? या वो हिंदू है, उनकी कोई वैल्यू नहीं? मैं हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहता, पर ये वर्थ है बताना, क्या उनकी वैल्यू नहीं है कोई? कि उनकी मौत नहीं है? उमेश पाल की मौत नहीं है? आप बताइए, ये क्या विडंबना है सर? कब तक चलेगी ये हिपोक्रेसी? कब तक चलेगा ये नाटक? कब तक चलेगा दोगलापन? मुझे चिंता है मेरे देश की, मुझे चिंता है मेरे समाज की सुरक्षा की, और जो भी समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को हिलाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। उसका धर्म, ईमान, मजहब कुछ भी हो सकता है। उसने ये खुद रास्ता चुना है साहब। हमने किसी को, सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने, योगी जी ने किसी को घर पे जाके कुछ नहीं कहा। अगर आप ये रास्ता चुनेंगे तो आपका हश्र और अंजाम यही होगा। ये योगी मॉडल मेरी मंशा है, मेरा मानना है पूरे देश में चलना चाहिए। अल्टीमेटली आपने जेएंडके में टेररिज्म कैसे कंट्रोल किया सर? बातचीत करके किया क्या? नहीं मैं किया। एक्चुअल में इसी पर आना चाहता था कि अगर समाज और देश के लिए कोई नासूर बन गया है, तो जैसे आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर में हुआ है और पंजाब में अतीत में हो चुका है, उसके बिना तो संभव नहीं था ना कि दोनों स्टेट में आप शांति कायम कर पाते। जो भी देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, उनका तो खात्मा होना ही चाहिए, वरना शांति कैसे होगी? चौधरी साहब, एक चीज यहाँ एक विडंबना है हमारे देश में,
जिसको हमें, समाज को, हमारे नेतृत्व को एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करना है। देखिए, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। आतंकवादी का ह्यूमन राइट क्या है, टेररिस्ट का ह्यूमन राइट क्या है, माफिया का ह्यूमन राइट क्या है, और ये जो माफिया सरगना है इनका ह्यूमन राइट, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स का ह्यूमन राइट क्या है। मुझे बताइए, जिसको वो मारता है उसका ह्यूमन राइट नहीं है? उमेश पाल का जिंदा रहने का ह्यूमन राइट नहीं था? वो जो 2 गनर थे उनका ह्यूमन राइट नहीं था? जिसको आतंकवादी ने गोली का निशाना बना उसका ह्यूमन राइट नहीं है? या जिसके हाथ में बंदूक है उसी का ह्यूमन राइट है? ये क्या विडंबना है साहब, क्या विडंबना है, ये क्या बात कर रहे हैं? जिसके हाथ में बंदूक है उसी का ह्यूमन राइट है। वो बंदूक किस लिए उसके हाथ में? उस बंदूक से वो किसी न किसी को मारना चाहता है, किसी न किसी को ढेर करना चाहता है। तो ये ह्यूमन राइट की दुकान क्या है? मुझे बताइए, एक यूपी पुलिस का गनर जो अपनी ड्यूटी पे है, अगर वो ड्यूटी पे मरता है उसका ह्यूमन राइट का क्या होगा? ये क्या ह्यूमन राइट्स की दुकान खोल रखी है हमने? क्यों? या उनके हाथ में बंदूक है तो उनका ह्यूमन राइट बड़ा हो गया? जिसने बंदूक उठाई वो तो किसी न किसी को मारने के लिए उठाई ना चौधरी साहब। बंदूक से कोई फूल तो बरसते नहीं, कोई कोई आप मंदिर में घंटी तो बजा नहीं रहे। अगर आपने बंदूक उठाई, तमंचा उठाया, कट्टा उठाया, इंपोर्टेड असला उठाया, आपकी मंशा है किसी न किसी को मारना, किसी न किसी को प्रताड़ित करना, किसी न किसी को शोषित करना। जब आपने वो लक्ष्मण रेखा पार कर ही ली है कि मैं जिंदा रहने के लिए किसी को मारूंगा, किसी को प्रताड़ित करूंगा, किसी को शोषित करूंगा, किसी से रंगदारी अपहरण ये करूंगा, तो भाई फिर जो हमारी जनता है, जो हम 140 करोड़ लोग हैं, हमारे ह्यूमन राइट की कहां बात हो रही है साहब? हमारे ह्यूमन राइट का क्या होगा? ये चीज को हमें वंस फॉर ऑल खत्म करना पड़ेगा। आपका ह्यूमन राइट मेरे ह्यूमन राइट से ज्यादा नहीं है। कल को एक XYZ ने बंदूक उठाई, वो डिसाइड करेगा क्या आप और मैं जिएंगे या नहीं जिएंगे? उसको किसने ये राइट दिया? संविधान में कहीं ऐसा लिखा है? IPC में ऐसा लिखा है? भाई, जिसके हाथ में बंदूक है वो समाज, देश के लिए और सुरक्षा के लिए खतरा है। जितना जल्दी उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा उतना जल्दी आगे बढ़ेगी। ये तो ह्यूमन राइट है। जब तक, अगर अतीक अहमद आज के डेट में सही सलामत है तो 150 अपराध भी तो कर चुका है ना, 150 FIR है। अगर पहले, अगर आज ये असद जिंदा रहता तो और अपराध करता। अब वो बुरहान वानी की बात ले लीजिए कश्मीर में, वो सब्जार भट्ट की बात ले लीजिए, दुनिया भर के ऐसे आए गए। वो कोई गाजी आया, कोई गजनवी आया, कोई कितने ऐसे आए गए। इन्होंने जिंदगी भर किया क्या? इन्होंने एक स्कूल की दीवार बनाई है, इन्होंने एक मकान बनाया है, इन्होंने एक मंदिर बनाया है, इन्होंने कहीं ईंट ईंट लगाई है। जिंदगी भर तो इन्होंने चीजों का विध्वंस किया, आदमियों का शोषण किया, आदमियों को मारने का काम किया। कब तक ये आडंबर चलेगा साहब देश में? देखिए, आज वेस्ट की सभ्यता टूटने के कगार पे आ गई इन चीजों को लेके। एक मुल्क है इजराइल, आप देखिए इजराइल कैसे सरवाइव करता है, क्योंकि ये बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए। अगर आप इजराइल के दुश्मन हो, आप दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ चौधरी साहब। जी, जी। एक बार मैंने मोसाड के चीफ का इंटरव्यू देखा। उसे प्रवक्ता पूछता है, एक जर्नलिस्ट पूछता है, आपके जैसा एक जर्नलिस्ट, कहता है भाई आपका तो रेपुटेशन है, यू आर अ किलिंग मशीन। तो मोसाड का चीफ हंसता और बोलता है, कहता वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू हैव दिस रेपुटेशन। हमने बहुत मेहनत की है रेपुटेशन बनाने के लिए। दुनिया में इजराइल के दुश्मन को आज ये पता है, वो कहीं भी हो, 10 साल बाद, 30 साल बाद भी वो दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं है। भारत का बढ़ता वर्चस्व है साहब, भारत सुपर पावर बन रहा है। हमारे दुश्मनों को, चाहे वो अंदर वाले हो या बाहर वाले हो, मैं तो दोनों की बात करूंगा, जब तक उनको ये चीज न समझाई जाए कि आप अगर भारत से टकराएंगे, आपका वर्चस्व मिट्टी में मिलाया जाएगा, आप यू विल बी एलिमिनेटेड, तब तक भारत सुरक्षा नहीं है। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, तरक्की और बहबूदी के लिए, और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये जो चीज़ें, इनको निपटना पड़ेगा। और योगी जी वाला मॉडल हैज़ प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव। अब आप हनुमान जयंती की बात लीजिए, आप रामनवमी की बात कीजिए, जब हर जगह ये सब नाटक हो रहे थे, ड्रामे हो रहे थे, यूपी में क्यों नहीं हुआ सर कुछ? आसाम में क्यों नहीं हुआ कुछ? वेस्ट बंगाल में फिर हो गया। अब वेस्ट बंगाल की CM ममता दीदी, वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर ममता दीदी, और ममता दीदी तो छूटते कहते राम भक्त, ये राम भक्तों ने किया। जय श्री राम से हमारी दीदी को तकलीफ होती है। तो ये जो आडंबर है, ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, ये जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, इसको खत्म होना पड़ेगा साहब। अगर देश को चलाना, बढ़ाना है, योगी जी का मॉडल इज द ओनली सस्टेनेबल मॉडल। मैं तो ये निवेदन करूंगा हर मुख्यमंत्री से, इसे स्टडी करें। और एक और चीज बताओ चौधरी साहब,
हमारे हर पुलिस कैपेबल है इनसे निपटने के लिए। हमारे देश में किसी स्टेट में ऐसी पुलिस नहीं है जो कैपेबल ना हो। दिक्कत क्या है? राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल। मोदी योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया ना। अतीत का गैंग तो ध्वस्त हो चुका, आज तो खुद ही कह रहा था मिट्टी में मिल गए हैं। अब आप देखिए, हिसाब किताब इतना है कि जेल में बैठ के साजिशें बन रही है। अतीक की वाइफ वो इन्वॉल्व है, मतलब जबकि वो एक गृहिणी है, वो इन्वॉल्व है साहब। अतीक का भाई इन्वॉल्व है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब कहीं कहीं ना कहीं हमारे वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, हमारे शासन प्रशासन का मजाक नहीं हो रहा। इन लोगों ने हमें नपुंसक से समझ रखा है कि भाई ये तो नपुंसक है, कुछ भी नहीं कर पाते, हम वकील ले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। हमारा सिस्टम हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है, हमारे लोगों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। आज मुझे बताइए, ये डिसाइड अतीक करेगा क्या उमेश पाल जिएगा या मरेगा? ये डिसाइड असद करेगा क्या कि उमेश पाल का जो जो दो गनर हमारे भाई थे वो जिंदा होंगे या मरेंगे? ये डिसाइड गुलाम करेगा, उस्मान करेगा? ये कौन करेगा? ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई है साहब। और अब देश में जो हमारे शत्रु है उनको ये मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए। देखिए, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है, आप उससे बुद्धिमत्ता का वाद विवाद नहीं कर सकते। बंदूक वाले बंदूक की ही भाषा समझते हैं। और साहब, हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया में, फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री है, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स दुनिया में हमारे पास है और कॉम्पिटेंट फोर्स है, सबसे ज्यादा कमांडो दुनिया में हमारे पास है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ ही मुट्ठी भर लोग हमें धूल चटवाने पे तुले हो रहा, हम इनके हाथों, हम उसके हाथों धूल चाट रहे हैं? इतने कमजोर तो नहीं है चौधरी साहब, इतना एक कमजोर तो अंतिम हिंदुस्तान नहीं है। एक अंतिम बिंदु पर और चर्चा कर लेते हैं। ये जो सामाजिक स्वीकार्यता मिल रही है, समर्थन मिल रहा है इस तरह के एनकाउंटर को, इसका मतलब क्या हम ये समझें कि कानून व्यवस्था और जो हमारा न्यायिक सिस्टम है उस पर लोगों का इतना भरोसा नहीं रह गया है? और अगर समाज इस तरह के एनकाउंटर पर तालियां पीट करके योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रहा है, तो ये अखिलेश यादव जैसों को, जिनको लिबरल कहते हैं, ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को, असदुद्दीन ओवैसी को, ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चौधरी साहब, कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, नथिंग इज एज पावरफुल एज द आइडिया हुज टाइम हैज कम। हर चीज, हर आइडिया का एक वक्त आता है। और वक्त यानी कि वक्त वक्त आने का मतलब पता क्या सर? सनातन में महाकाल की कृपा। द लॉर्ड ऑफ टाइम इज महाकाल। जब महाकाल की कृपा होती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं इस चीज का वक्त आ गया है, इस मॉडल का वक्त आ चुका है। माननीय अमित शाह जी कह चुके, माननीय मोदी जी का विजन है। अब ओवैसी साहब समझे ना समझे, माने ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव माने ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखिए, कहीं भी इलेक्शन है, भी भाजपा के अंदर की बात देखिए, नंबर 1 मोदी जी, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 योगी जी। पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन हो, योगी जी की डिमांड है। क्यों है? क्योंकि योगी जी का जो एक रुतबा उभर के आया, जो गवर्नेंस मॉडल उभर के आया, जबरदस्त है। यहाँ यूपी के मुसलमान खुद योगी जी की तारीफ करते हैं। यहाँ तो मैंने कश्मीर के मुसलमानों के वीडियो देखे, कहते हैं यार यहाँ योगी जी को भेज दो, मोदी जी कुछ साल योगी जी को कश्मीर भेज दीजिए। क्यों? देखिए साहब, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन पे। उज्ज्वला, प्रज्वला, ये सारी स्कीमें देखें, सबको, हिंदू मुसलमान सबको मिलता है। पर ये जो रीजनल पार्टी है, इनकी तो दुकान ही चलती है ना सर, फ्रिक्शन और फ्रैक्शन पे। कोई कहता है यादव मुस्लिम की ताकत, कोई कहता है दलित मुस्लिम की ताकत, कोई कहता है कुर्मी, कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है कायस्थ, कोई कहता है दलित। इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाई है, इसी पे इनकी दुकान चलती है। जब देश को आगे चलाने की बात हुई, जब एक मॉडल है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, जब पूरे देश में योगी मॉडल का समर्थन हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा सर चौधरी साहब, ये आंधी है, आंधी। आंधी में दो तरीके होते हैं। अगर आप जहाज चला रहे हैं, अपना जो मास्ट है ना, जहाज का जो मास्ट होता है, उसको अलाइन कीजिए और उसको आंधी को यूजिए आगे बढ़ने के लिए। आंधी के अगेंस्ट आप अपना मास्ट अलाइन करेंगे, पहली बार तो मास्ट फटेगा, अगली बार आपकी कश्ती डूबेगी। आंधी है, ये आंधी है। और राजनीति और डेमोक्रेसी में जनता में जनार्दन होता है। अगर जनता जनार्दन की यही इच्छा है, तो यही इच्छा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमारे कानून व्यवस्था जो ट्रांसपेरेंट है उसका दुरुपयोग करते हैं। तारीख पे तारीख, वकील, गवाहों को डराना, धमकाना,
तंग करना, प्रताड़ित करना, काफी सारे ये पैंतरे अपनाते हैं। इनके चलते हुए ये इस चीज को डिले करते हैं, और डिले में क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और यस। जनसाधारण के मन में क्या भाव चला जाता है, यार इसमें तो 150 फायर है, पिछले 15 सालों में इसका कुछ नहीं हुआ। मुझे बताएं आप साहब, अगर कल असद पुलिस पे गोली चलाता तो हमारे पुलिस वाले क्या ऐसे खड़ा हो जाएं, हाँ भैया यहाँ गोली मार दे, यहाँ मार दे, गोली चलाएंगे? क्यों हमारे पुलिस वालों के क्या जो राइफल और एसएलआर और एके, उनमें से क्या बाजरे के दाने निकलते हैं? गोली तो वहां से भी चलती है। क्या हमारे पुलिस के पास वेपन नहीं है? मैं तो ये कहूंगा पुलिस रिफॉर्म लाए, पुलिस को और सशक्त करे। मैं तो कई बार नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, वी नीड अ पैट्रियट एक्ट। पैट्रियट एक्ट में जैसे यूएस में वी कैन टेक देम बिफोर दे हिट अस। हर स्टेट में एसटीएफ होना चाहिए। हर और हमें मैं 3 चीजों की डिमांड हमेशा की है हर चैनल पे। सबसे पहले पेट्रियट एक्ट, यूएपी आया, काफी हद तक कवर हो गया। दूसरा नेशन वाइड एटीएस। एटीएस का जो होता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होना, जैसे एनआईए का पूरे नेशन में ज्यूरिसडिक्शन है, एटीएस होना चाहिए। और नेशन वाइड एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, नेशन वाइड होना चाहिए, कोई स्टेट से बंधा नहीं होना चाहिए। ये तीनों सेंट्रल है। जैसे एनआईए के आने से देश की कानून व्यवस्था में बहुत मूलभूत सुधार हुआ। आज आप और हम ज्यादा सुरक्षित है, बिकॉज एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है। ठीक तरह उसी तरह से सर एक पेट्रियट एक्ट लाए, एक नेशन वाइड एटीएस लाए, एक नेशन वाइड एसटीएफ लाए, ताकि ऐसे, क्योंकि आज क्राइम स्टेट सब्जेक्ट नहीं रह गया सर। आज क्राइम कोई कट्टे तमंचे वाला नहीं रह गया, तो इंपोर्टेड असला दिख रहा है, तो ड्रोन से हथियार भेज रहा था पाकिस्तान, आपके पास कैश आ रहा, हवाला के साथ पैसा आ रहा, साद बाजवा यहाँ पैसे भेज रहा। साहब इससे बड़ा सबूत क्या दें हम? साद बाजवा, जनरल बाजवा का बेटा, दुबई से पैसा आ रहा है, हथियार आ रहा, पैसा आ रहा, ड्रग्स आ रहा। और आज मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जितने ड्रग्स पकड़े हैं समीर वानखेड़े जी ने और अफसरों ने, सब हजारों करोड़ के ड्रग पकड़े गए। नहीं तो वो पैसा कहाँ जाता चौधरी साहब? हजारों बिल्कुल। करोड़ का पैसा इन्हीं एक्टिविटियों में जाता। ये जो ड्रग्स पकड़े गए हैं, ये तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सशक्त होगी, पुलिस रिफॉर्म्स लाए, एसटीएफ बनाए, मॉडर्न वेपन्स दे, ये सवाल जवाब ना करें, तब हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें धर्म ना देखें, बिल्कुल धर्म ना देखें, मजहब ना देखें, कास्ट ना देखें, रेस ना देखें, क्योंकि ये जो इनकी यहाँ गोलियां होती है, उसके लिए हिंदू की अलग गोली नहीं होती, मुसलमान की अलग गोली नहीं होती, सिख ईसाई की अलग गोली नहीं होती। ये गोलियां सब पे चलाते हैं, किसी को नहीं बख्शते ये। ऐसा नहीं कि अतीक ने मुसलमान नहीं मारा, मुसलमान भी मारा। ऐसा नहीं अतीक ने मुसलमान को तंग नहीं किया, मुसलमान को भी तंग किया है। तो हमें जो देशवासी है, हमें मिलना चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान ना देखें, फ्यूचर जनरेशनों की सुरक्षा के लिए मिलना पड़ेगा। चौधरी साहब, ये सुनामी आ चुकी है, ये भावना आ चुकी है, योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज द टॉक ऑफ द टाउन। इसका टाइम आ चुका, क्योंकि खुद महाकाल की इच्छा है, महाकाल की इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। मैं आप देखेंगे, यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिस स्टेट में सुरक्षा चाहिए, जिन्हें अपने नागरिक सुरक्षित चाहिए, उन्हें ये करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा माननीय अमित शाह जी पे, माननीय मोदी जी पे। उन्होंने जब कह दिया कि ऑर्गेनाइज क्राइम इंडिया से खत्म करना है, अमित भाई ने कह दिया, तो ये तो वक्त की बात है। और पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो अमित भाई कह चुके हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें हम। और ये मैं काफ़ी जगह आपके चैनल के थ्रू भी रिकमेंडेशन दूंगा सर। 3 रिकमेंडेशन, पेट्रियट एक्ट, नेशन वाइड एटीएस, नेशन वाइड एसटीएफ, ये भी एक रिफॉर्म का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है, हमारे अंदर के लोग को यूज़ किया जाएगा हमारे अगेंस्ट। आप बताइए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई का अतीक में क्या इंटरेस्ट है? अगर अतीक माफिया क्रिमिनल है, इसके आईएसआई के साथ संबंध क्यों थे? आईएसआई क्यों इंटरेस्टेड है अतीक में? आईएसआई इंटरेस्टेड है हर उस चीज में, हर उस शक्ति में जो भारत को तोड़ेगी, जो यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाए, जो यहाँ सिविल राइट करवाए, जो भारत की बढ़ती प्रगति को रोके। मुझे बताइए चौधरी साहब, पंजाब में फ्री में ड्रग्स क्यों डंप करे जा रहे? ड्रोन से फ्री में ड्रग्स क्यों डंप करे जा रहे? पंजाब में इसलिए डंप कर रहे हैं ताकि हमारे पंजाब में जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे जाट हैं, जो हमारे, जिनको मार्शल रेस कहा जाता था, जिनके मतलब वीरता के बड़े बड़े कीर्तिमान जिन्होंने एस्टेब्लिश किए, उनको बर्बाद करने के लिए। साहब जी, दुनिया में जी। कौन किसको फ्री में ड्रग देता है? क्यों दे रहा पाकिस्तान ड्रोन से फ्री में ड्रग? ये सवाल है। क्यों डाल रहा फ्री में हथियार? ये सवाल है। पाकिस्तान फ्री में ड्रग्स क्यों बांट रहा है? पंजाब में क्यों बांट रहा है? क्योंकि खालिस्तान को जिंदा करना है, यूथ को रेडिकलाइज करना है। कहते हैं अगर तुम्हें किसी देश को बर्बाद करना हो, उसकी यूथ को रेडिकलाइज करो, उसकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बर्बाद करो। हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की साजिशें हो रही है सर। और बिना विदेशी शक्तियों के, बिना विदेशी पैसे के ये सब पॉसिबल नहीं है।
देश में पॉलिटिकल पेट्रनेज मिल रहा है, पर योगी जी जो सुनामी लाए हैं, जो अमित भाई शाह का स्टेटमेंट आया है, वक्त की बात है चौधरी साहब। दिस विल बी ऑल ओवर, दिस विल बी ऑल डन। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। ओशियन नेटवर्क के लिए बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे हैं और कई विषयों पर रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, आपको नमस्कार, प्रणाम, सभी दर्शकों को साधुवाद और आपका आशीर्वाद बने रही, यही महादेव से कामना है। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।